कोविड-19 टीकाकरण, सीएम का बयान है, कहा टीकाकरण के लिए हो पुख्ता इंतजाम, बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त प्रीतम सिंह। त्रिवेंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा मेरी चुनौती पर मैदान छोड़ने वाले जनता की अदालत से कैसे भागेंगे। कोटद्वार के सिताबपुर में कई कौवे मिले मृत, वन विभाग की टीम ने लिए सैंपल को भेजा गया भोपाल। महाकुंभ 2021 समीक्षा मार्गदर्शन जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार, डीजीपी ने कहा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। कश्मीर में पूस भारी तो उत्तराखंड में फाल्गुन सा हुआ मौसम, देहरादून में अधिकतम तापमान से 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला, लेकिन उससे पहले आपको फर्रुखाबाद ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। फर्रुखाबाद में ही बन करके देश के अंदर मार्केट बनाने का काम क्यों नहीं कर सकता है। यहां पर उस प्रोसेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां होनी चाहिए, यहां के किसानों की मेहनत और उनके परिश्रम का लाभ उन्हें प्रदान करने और खेती को लाभकारी की ओर ले जाने और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान को और मजबूती से जहां आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं चाहूंगा यहां के विकास खंड के अंदर प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कहीं कोल्ड स्टोरेज बने तो कोल्ड स्टोरेज आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज ही आप बनाएं, छोटे छोटे भी बन सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह भी बना सकती हैं। एफपीओज का गठन करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, उन सब के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए और उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी किसानों के साथ बैठ करके मिल करके उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएं। किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी से अधिक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि किसान के लिए हम एक मंच उपलब्ध करवाएं आगे बढ़ने के लिए। तो ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं इस फर्रुखाबाद जनपद में, संभावनाएं मौजूद है। सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल तो हैं ही, लेकिन दुनिया का हर बौद्ध तीर्थ यात्री उत्सुक होता है संकिसा में भगवान बुद्ध की इस पावन तपोस्थली पर आने के लिए। मैंने यहां के प्रशासन से कहा है, जैसे हम लोगों ने कुशीनगर का विकास किया है, जैसे सारनाथ का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, जैसे श्रावस्ती का विकास हो रहा है, जैसे कौशाम्बी की विकास की योजना तैयार हुई है, जैसे कपिलवस्तु के विकास की परियोजना तैयार हुई है, ऐसे ही संकिसा के भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बुद्ध हमारे धरोहर हैं और बुद्ध दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात होगी तो भारत के इन लोगों की तरफ दुनिया देखती है, आपकी तरफ दुनिया देखती है। दुनिया आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। जब भी मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है तो दुनिया को बुद्ध नजर आते हैं, और बुद्ध की तरफ जब कोई नजर डालता है तो भाइयों बहनों आपको लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। पूरी दुनिया से आशा भरी निगाहों से आप सबको देखती है। आपका सौभाग्य है कि बुद्ध की इस पावन धरती पर आप सबको जन्म लेने और कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज इसी बहाने आया हूं, आरोग्य मेला का शुभारंभ करने के साथ साथ संकिसा का भी
पर्यटन विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम योगदान दे सकेंगे, यह एक संकल्प लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और बहुत शीघ्र पर्यटन विकास की टीम यहां आएगी, यहां के विधायकों के साथ, सांसद और विधायकों के साथ मिलकर के एक बेहतर कार्य योजना को यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने की कार्य योजना को हम यहां पर लागू करेंगे। दुनिया का तीर्थ यात्री यहां आएगा। मैंने तो प्रशासन से कहा, योजना बनाइए बौद्ध तीर्थाटन का। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा से प्रारंभ हो, संगीसा से प्रारंभ हो, लखनऊ से श्रावस्ती से कपिलवस्तु लुम्बिनी, वहां से कुशीनगर, वहां से सारनाथ, वहां से कौशाम्बी, फिर लखनऊ संगीसा होते हुए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। एक कार्य योजना इस प्रकार की बननी चाहिए। और अगर उधर से प्रारंभ होता है सारनाथ से, तो सारनाथ से कुशीनगर से लुम्बिनी, कपिलवस्तु होते हुए श्रावस्ती से लखनऊ से फिर संगीसा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के साथ जोड़िए, फिर इसी रूट पर वापस होते हुए कौशाम्बी होते हुए सारनाथ निकलने की कार्रवाई हो। दुनिया टूट पड़ेगी, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं के साथ यहां पे होटल और रेस्टोरेंट का एक नया कारोबार उभर करके सामने आ जाएगा। यहां के हजारों नौजवान जो रोजगार के लिए भटकते हैं दुनिया के अंदर, उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया रोजगार के लिए फर्रुखाबाद में आएगी, फर्रुखाबाद के अंदर। उन संभावनाओं को टटोलिए। क्यों हमारा युवा रोजी और रोजगार के लिए दूसरी जगह जाएगा? हमारे नौजवान को तो नौकरी और रोजगार यहां पे इन संभावनाओं के बीच में मिलनी चाहिए और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने देखा छापा खाने का कितना अच्छा काम यहां पे होता है, कितना अच्छा काम होता है, कितना प्राचीन कार्य होता है। मैं आपके उन पूर्वजों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने छापे खाने का विकास यहां पर किया। उस कालखंड में जब मशीनें नहीं थी, तब कपड़ों के अंदर किस प्रकार की डिजाइनिंग होनी है। आज तो तकनीक आ चुकी है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, आज की तकनीक उनके सामने फेल है। कितना अभिनंदनीय कार्य उन्होंने किया था। इस धरोहर को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे, बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से विकास की योजनाओं को आप सबके साथ जोड़ने, आरोग्य मेला का लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हो, इसका लाभ आपको देने के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको दोहराने के लिए आज यहां पर आते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरणों में चल रही है, अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन कोरोना के प्रति सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। सार्वजनिक स्थानों पर निकलते हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वर्ल्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। यह हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। और उसी प्राथमिकता के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से यहां पर संगीसा के विकास के साथ साथ यहां पर इस आरोग्य मेला को प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए मैं एक बार फिर से फर्रुखाबाद वासियों को इस मेले के साथ साथ हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और उसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी सभी प्रकार की योजनाओं को वहां पर उपलब्ध करवा पाएंगे। इसका लाभ आपको और प्रदेश वासियों को प्राप्त हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं इस आरोग्य मेला के शुभारंभ के अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना वैक्सीन की घोषणा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और अब भारत दुनिया के अंदर पहला देश बना है जो एक साथ दो वैक्सीन लेकर के अपने देश के नागरिकों को लेकर के आ रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हो पाया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हुए देश के वैज्ञानिकों का हृदय से उन्हें अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे हैं सुझाव। बड़ी खबर देहरादून से, त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। बजट 2021-22 के लिए सरकार ने मांगे सुझाव। आपका बजट आपका सुझाव के तहत ये अपील की जा रही है। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। जनता की राय पर सरकार तैयार करेगी राज्य का बजट। त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे हैं सुझाव। बजट 2021-22 के लिए सरकार ने ये सुझाव मांगे हैं। आपका बजट आपका सुझाव के तहत ये अपील की जा रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील। उत्तराखंड बजट आप डाउनलोड कर दे सकते हैं सुझाव। त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे हैं सुझाव। 20 जनवरी तक सुझाव देने की अपील की जा रही है। जनता की राय पर सरकार तैयार करेगी राज्य का बजट। उत्तराखंड बजट आप डाउनलोड कर दे सकते हैं सुझाव। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार ने जनता से मांगे हैं सुझाव। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। बड़ी खबर देहरादून से, देहरादून में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। देहरादून से बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस करेगी घेराव। राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। एआईसीसी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए हरदा। किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का निर्णय 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के समक्ष किया जाएगा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस करेगी घेराव। राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। एआईसीसी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए हरदा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। वर्चुअली शामिल हुए हरदा सम्मेलन में। हरदा ने एक ट्वीट भी किया। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे। ताजा मामला, उनके यहां पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने और एक दिन के लिए देहरादून चलने का ऑफर देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उनके पति जेल में थे, जबकि जमानत कराने की एवज में मेयर ने उनका हाथ पकड़ लिया था और फिर उनके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे। इतना ही नहीं, महिला ने मेयर के खिलाफ गंगानहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने महिला की तहरीर को रिसीविंग कर एक कॉपी महिला को दे दी है और जांच शुरू कर दी। मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मेरे साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 महीने से सैलरी नहीं दी थी।
तो उन्होंने बुलवाया तो मैं इनको बुलवाया तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई। तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई, जेल भिजवा दिया और वहाँ भी बहुत टॉर्चर करवाया। क्या कसूर था इनका? ये पैसे मांगने गए थे? बस सैलरी मांगने के लिए गए थे। लालकुआं के हल्दोचौर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार आज भी उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाए बैठा है। अपने और अपने परिवार के साथ ही और उन दिव्यांगों के लिए कई बार जनप्रतिनिधि, मंत्री, सरकार और अधिकारियों के चक्कर काटते थक गए, पर अधिकारियों और नेताओं ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये भी उन फोटो को एक यादगार का लम्हा मानते हैं, उनको एक रजिस्टर में सजाने का काम बखूबी करने लगे हैं कि कभी तो इन लोगों को मेरी और मेरे परिवार की याद आएगी और हम लोग राहत की सांस ले पाएंगे। बता दें कि शंकर लाल ने कोई ऐसा मंत्री, विधायक, अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके पास अपनी पीड़ा लेकर ना गए हों और उन अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें लौटा दिया है। शंकर लाल का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं, जब दिव्यांगों के लिए कोटा निर्धारित है तो उन्हें उस कोटे से क्यों वंचित रखा गया है और क्यों अधिकारी झूठे आश्वासन देते रहते हैं। देखिए पत्रकार बंधु, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे मुझे आशा साथ देंगे, मेरी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। आज मैं आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूं, दिव्यांग एक ऐसा शब्द है जो एक तो शरीर से लाचार है और दूसरा उसको अधिकार नहीं मिलता, यानी कि डबल मार्क्स के ऊपर पड़ रही है। और दिव्यांग के नाम से राज्य, केंद्र सरकारें काफ़ी योजनाएँ चलाती हैं, लेकिन ये योजनाएँ जहाँ कर रही हैं इसका मुझे आज तक पता नहीं चल पा रहा। आप इसका वो दीजिए, आप 4% आरक्षण कह रहे हैं, केंद्र सरकार कहती है कि दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया जा रहा, इसको राज्य सरकार भी माननी है, लेकिन वो आरक्षण अभी तक मुझे तो नहीं मिल पाया। मैं 10 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ, इसीलिए मैं आज भी मतलब बेरोजगार हूँ। अब शायद मेरी उम्र भी चली गई, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने क्षेत्र में बाहरी लोगों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इस दौरान किराएदारों और घरेलू नौकरों के विषय में जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने सत्यापन नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पुलिस लोगों से आग्रह भी कर रही है कि बाहरी किराएदार या घरेलू नौकर के बारे में पुलिस के पास आकर सत्यापन करा ले, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस ने किराएदारों और बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस ने मलकपुर मोहल्ला, किला, पठानपुर आदि मोहल्लों में लोगों का सत्यापन किया। इनमें से कुछ लोग किराए पर रह रहे थे तो कुछ बाहरी लोग नौकरी करते हैं। मंगलौर सीओ अभय कुमार का कहना है कि जिनके मकानों में बाहरी लोग रह रहे हैं, यदि उनका सत्यापन नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बाहरी व्यक्ति हैं या जिन लोगों के द्वारा भी किराएदार रखे जा रहे हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि आप उनकी जानकारी या किसी भी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी में अगर आपने बाहर के लेबर रखे हैं तो उनका 100% सत्यापन सुनिश्चित कराएं। कोई अगर व्यक्ति संदिग्ध या इस तरह की चीज़ें दिखती हैं आपको, उसकी भी सूचना तत्काल पुलिस को दें। हम निवेदन करते हैं कि आप इस चीज़ को सजग नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वैसे तो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। लेकिन प्रयागराज से पहले इन दोनों नदियों की जलधाराएं उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में एक दूसरे से मिलती हैं। प्राचीन काल से जिले की यमुना घाटी क्षेत्र के यमुना तट पर गंगनानी नामक स्थान पर स्थित प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा निकलकर यमुना के साथ मिलती है। इसके साथ यहाँ पर केदार गंगा भी गंगा व यमुना के साथ मिलकर संगम बनाती है, जिससे ये स्थान त्रिवेणी संगम के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से चली आ रही क्षेत्र के लोगों में इस धार्मिक स्थान को लेकर भी प्रयागराज जैसी ही आस्था आज भी विद्यमान है।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर बड़कोट के निकट ये यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी, जहां यमुना के तट पर विद्यमान प्राचीन कुंड से भागीरथी की जलधारा निकली है तथा यमुना व केदार गंगा में मिलकर संगम बनाती है। इस प्राचीन कुंड को लेकर मान्यता है कि गंगनानी के निकट स्थित भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली थी, जहां ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में स्थित प्राचीन कुंड से निकलने वाले जल की प्रकृति पूरी तरह से गंगा भागीरथी जैसी ही है। गंगा घाटी में जैसे ही गंगा जल का जल स्तर कम होता है तो दूसरी ओर यमुना घाटी में स्थित इस कुंड में ही जल का स्तर कम हो जाता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। जहां एक और भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण व कोरोना से बचाव के लिए मास्क बहुत जरूरी है की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर एक भाजपा कार्यकर्ता का चालान करने पर भाजपाइयों ने कोतवाली पर जमकर हंगामा काट दिया। भाजपाई कोतवाली परिसर के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। महिला दरोगा से अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने भाजपा के पार्षद का शांति भंग से चालान कर दिया। देर शाम पुलिस कोतवाली के बाहर चेकिंग अभियान चला रखा था, जिसमें भाजपा के पार्षद पुत्र लुड़की से मंगलौर आ रहे थे। इसी दौरान एक महिला दरोगा ने मास्क न पहनने और हेलमेट व अन्य कागज न होने पर उसका चालान कर दिया। चालान कटने से नाराज युवक ने अपने पिता को भी कोतवाली बुला लिया। पुलिस ने बताया कि पिता पुत्र द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। इस बात से नाराज होकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली परिसर के गेट पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कर्णप्रयाग के कालेश्वर गांव के नजदीक 30 मीटर नीचे गदेरे में कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी कर्णप्रयाग ले जाया गया। दुर्घटना का कारण वाहन का तेज गति में होने के साथ ही सड़क निर्माण कंपनी द्वारा मार्ग को सकरा कर कोई चेतावनी संकेत बोर्ड न लगाया होना भी बताया जा रहा है। खबर रामनगर डांडा से है, जहां प्रशासन को खबर मिली थी कि क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र बनवाल के आंगन में रहस्यमयी पौराणिक धरोहर है। आंगन की खुदाई शुरू हुई, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लगभग 41 फुट गड्ढे को खुदाई की गई। गड्ढे में कुछ भी पौराणिक अस्तित्व न मिलने के बाद भरान कार्य भी शुरू कर दिया गया। खुदाई के समय तहसील प्रशासन सहित एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, लोनिबी की अधिशासी अभियंता विपुल सैनी, रानी पोखरी के थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान, दोईवाला की तहसीलदार रेखा आर्य के साथ तमाम जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जहाँ से पहले से कुछ पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई। मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, अधिकारी आए गए। उसके बाद ये जांच हुई इसकी, पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए रानी पोखरी थाना से। भारत नेपाल सीमा पर दर्जनों ग्रामीणों की चिकित्सा दुरुस्त के लिए सीमांत क्षेत्र में बना सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था से किस तरह जूझ रहा है, इसकी बानगी देखने को मिलेगी। देखिए रिपोर्ट में। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के देखरेख में स्वास्थ्य महकमे की कमान है। उसके बाद भी उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के गांव नगरा में करोड़ों की लागत से 2013 में बना अति स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी से कम नहीं है। बल्कि हम नहीं कह रहे कि ये तस्वीर बयां कर रही है। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र में बना ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जो कांग्रेस शासनकाल में करोड़ों की लागत से दर्जनों ग्रामीणों के उपचार हेतु अस्पताल बनाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर थी जब अस्पताल की नींव रखी गई, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार में ये करोड़ों की लागत से बना अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है,
ग्राम पंचायत नगलातराय का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, करोड़ों की लागत से बना हुआ है। उसमें ना अभी तक तो कोई डॉक्टर है, ना उसमें 4th क्लास है। एक फार्मासिस्ट बैठते हैं वहाँ पर, एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब बैठते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं या नहीं होती हैं वो बाहर से लिख दी जाती हैं। और यहाँ पर इतना सब कुछ ऐसा सरकार का व्यय होने के बावजूद भी सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों की लागत में सरकार ने अस्पताल तो बना दिया है, लेकिन डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, ना दवाइयों के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है खटीमा, और ना दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, तो इसके लिए मतलब हमें बहुत परेशानी होती है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।